हेलो, आवाज़ आ रही? तो आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो हमने कल से क्लासें स्टार्ट की है राजस्थान इतिहास की। तो राजस्थान इतिहास में कल तक अपन केवल जो राजस्थान के इतिहास में जो 1857 की जो क्रांति थी, वो क्रांति हमने स्टार्ट की थी। और क्रांति के जो बेसिक बातें थी, उन बेसिक बातों को हमने एक बार पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे किस प्रकार अपनी जो क्लासें रहेगी उसके बारे में बताएंगे। और पहले उससे पहले जितना अपन ने कल जो पढ़ा था उसका एक बार अपन रिवीजन कर लेते। तो कल अपन ने पढ़ा था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो कल अपन ने देखा था कि भाई 1803 ईस्वी में जब अंग्रेजों और मराठों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं की सहायता ली। और जब राजस्थान के राजाओं की सहायता ली तो उन्होंने उन्होंने राजस्थान के राजाओं के साथ संधियां करना प्रारंभ करी। तो राजस्थान की एक रियासत थी भरतपुर और अलवर। तो राजस्थान में सबसे पहले अंग्रेजों के साथ जो संधि है वो भरतपुर और अलवर के द्वारा की गई। और उसके बाद में 1817 ईस्वी में दो रियासतें थी, एक थी करौली और एक थी कोटा। इन दो रियासतों के द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि की गई। उसके बाद 1818 ईस्वी में राजस्थान की लगभग अन्य जो रियासतें थी, उन अन्य रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। उसके बाद में 1823 ईस्वी में एक रियासत थी सिरोही। तो सिरोही की रियासत जहाँ के शासक थे शिव सिंह। तो शिव सिंह ने राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सबसे अंत में संधि की थी 1823 ईस्वी के अंदर। हालांकि जो अंग्रेज है उनका मानना था कि भाई सिरोही है वो जोधपुर के अंडर आता है, परंतु जब ऑथेंटिक उनके जो दस्तावेज है उन दस्तावेजों को देखा गया, तब पता चला कि भाई जोधपुर है या फिर जो मारवाड़ है वहां पे राठौड़ों का शासन है, जबकि सिरोही के अंतर्गत जो देवड़ा स्वान है उन देवड़ा चौहानों का शासन है। इस वजह से 1823 ईस्वी के अंतर्गत जो सिरोही है उसके साथ अलग से संधि की गई। तो जब 1803 ईस्वी में संधि की गई थी, तब अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। और जब सिरोही के साथ वो संधि कर रहे थे, तब अंग्रेजों का गवर्नर था वह था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग। यानी जब 1803 ईस्वी में संधि की, तब अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड वेलेजली था। 1823 ईस्वी के अंतर्गत अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड हेस्टिंग था। उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई प्रत्येक रियासत के अंतर्गत या फिर राजस्थान में एक विभाग था रेजिडेंट। रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट ऑफ राजपुताना है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हुआ करता था दिल्ली में। और राजस्थान का प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपुताना है वो था डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। उसके बाद में ये जो रेजिडेंट ऑफ राजपुताना है, इस पोस्ट को अलग करके एजीजी कहा गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान में जो प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था अब्राम लॉकेट। अब्राम लॉकेट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बनाया गया अजमेर। बाद में 1800, ये जो हेडक्वार्टर अजमेर है ये 1832 में बनाया गया था। उसके बाद में 1845 ईस्वी में आबू के अंतर्गत इसको स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद में 1864 में अजमेर और आबू में 6 महीने की व्यवस्था की गई। अजमेर और आबू में कि भाई जो गवर्नर जनरल है वो 6 महीने तक अजमेर में रहेगा, 6 महीने तक आबू में रहेगा। ये व्यवस्था की गई 1864 ईस्वी में। उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी, तब राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जिसके अंदर नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। फिर अपन ने देखा था कि जो ब्यावर और खेरवाड़ा है इसमें क्रांति नहीं हुई थी। इन्हें जो ब्यावर और खेरवाड़ा जो सैनिक छावनियां थी यहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी। और एकमात्र सैनिक छावनी जो राजस्थान से बाहर है वर्तमान समय में वो है
तो बीच में कुछ जो टेक्निकल एरर है उस वजह से क्लास है वो स्टार्ट नहीं हो पाई थी। उसके लिए खेद है। अभी क्या है कि शुरुआती स्टेज के अंतर्गत है, धीरे धीरे जैसे क्लासें मिलती जाएगी तो हम भी इस जो टेक्निकल टीम है या फिर जो भी टेक्निकल एरर आते हैं उससे हम भी फेमिलियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल एरर है वो भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अपन बात कर रहे थे भी 1857 की क्रांति में राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। और जो ब्यावर और खेरवाड़ा है इसमें किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं हुई थी। और ये जो नीमच है ये मध्य प्रदेश में थी। और क्रांति के समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल है वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये क्रांति के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। उसके बाद में अपने एक एक स्थान के स्थान पे देखी थी कि भाई क्रांति कौन से स्थान पे किस समय पे हुई थी। तो अब सबसे पहले देखा था नसीराबाद। नसीराबाद यहाँ पे क्रांति हुई थी 28 मई को। क्रांति करने वाली थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और जो क्रांतिकारी थे वो क्रांति जो 28 मई को क्रांति हुई थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो कि मेरठ से आई थी। और यहाँ पे क्रांति में दो जो अंग्रेज अधिकारी है, कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोटिसवुड। कैप्टन स्पोटिसवुड इन दोनों की हत्या हो गई थी। और एक अंग्रेज अधिकारी था पेनी जिसकी मृत्यु है वो हत्याघात से हो गई थी। और जो 30 मई है तो 30 मई को यहाँ पे एक सैनिक टुकड़ी थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी 30वीं जो पैदल सेना है वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो गई थी। उसके बाद में अपने जो दूसरा स्थान है वो देखा था नीमच के अंतर्गत। तो नीमच के अंतर्गत क्रांति है वो 2 जून को मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों के प्रति जो वफादारी है इस वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हो जाती है। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति। और एक शाहपुरा का शासक था लक्ष्मण सिंह, वो भी इनका सहयोग करता है। और जो देवली सावनी थी उस देवली सावनी की एक सैनिक टुकड़ी थी महिदपुर बटालियन। तो ये महिदपुर बटालियन भी इनके साथ होगी थी। यहाँ से 40 जो अंग्रेज अधिकारी है वो यहाँ से भागे थे। और एक गांव था डूंगला। तो डूंगला नामक गांव में एक रुगाराम थे किसान। तो रुगाराम किसान के यहाँ शरण ली थी। उस समय जो मेवाड़ का पीए था सोवर, तो वो सोवर से वो इनको यहाँ से निकालता है। और उदयपुर के अंतर्गत जो जग मंदिर है, जग मंदिर महल जो कि पिसोला झील में, इनमें इनको शरण दी थी। और उदयपुर के शासक थे स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने अपने सिक्कों पे लिखाया था दोस्ती लंदन। हालांकि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने भी अपने सिक्कों पे लिखाया था विक्टोरिया इम्प्रेंस। तो जो मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह, उन्होंने अपने सिक्कों पे लिखाया था दोस्ती लंदन। उसके बाद में अपने कोटा का विद्रोह है वो देखा था। कोटा का विद्रोह, तो कोटा के विद्रोह में क्या देखा था कि भाई कोटा के अंतर्गत जो विद्रोह है वो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे 2 व्यक्ति थे, एक था वकील जयदयाल और एक था रिसालदार मेहराब खां। इनके द्वारा यहाँ पे वो क्रांति की गई। और क्रांति के समय जो कोटा का शासक था राम सिंह सेकंड को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर नजरबंद कर लिया गया और कोटा पे अधिकार कर लिया गया। कोटा में एक मंदिर पड़ता है मथुरेश मंदिर। उस मथुरेश मंदिर के महंत थे कन्हैयालाल गोस्वामी। तो कन्हैयालाल गोस्वामी ने विद्रोहियों और राजा के बीच में समझौता करवाया था। और उनकी जो शर्तें रखी गई थी वो 9 शर्तें थी, यानी 9 शर्तों के आधार पर समझौता करवाया गया था। उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई जो कोटा है, कोटा में जो करौली का शासक है मदनपाल, तो ये जो करौली का शासक मदनपाल है ये कोटा का शासक राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाता है। और
कोटा को पूर्णतः मुक्त है तो ये अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट, वो 30 मार्च 1858 को कोटा को विद्रोहियों से पूर्णतः मुक्त करता है। तो कल तक कोटा में दो और विद्रोही थे, एक थे रतनलाल और एक जियालाल। रतनलाल और जियालाल ये कोटा के विद्रोही थे। तो कल की क्लास में अपन ने यहीं तक देखा था कि भाई जो क्रांति है उस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, वो क्रांति आगे कैसे बढ़ी थी और 2-3 स्थानों पे क्रांति देखी थी और उसका अपन ने फास्टली है वो रिवीजन कर लिया कि भाई 1803 ईस्वी के अंदर भरतपुर और अलवर के द्वारा संधि की गई, 1817 में करौली के द्वारा और 1823 इसमें सिरोही के शासक शिव सिंह के द्वारा की गई। 1803 में जब संधि की तो अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था और 1823 में जब संधि की तब अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था। उसके बाद में अपन ने देखा था कि भाई अंग्रेजों का प्रत्येक रियासत के अंदर रेजिडेंट होता था जिसको रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कहा जाता, और रेजिडेंट ऑफ राजपूताना का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में था और प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना डेविड ऑक्टरलोनी था। राजस्थान का प्रथम एजीजी जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो अब्राम लॉकेट था और 1832 के अंतर्गत इसका मुख्यालय अजमेर के अंतर्गत, 1845 में आबू के अंतर्गत और 1864 में अजमेर और आबू के अंतर्गत 6 महीने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के अंतर्गत 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर किसी प्रकार की कोई क्रांति नहीं होती है और जब 1857 की क्रांति होती है तब अंग्रेजों का गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। उसमें पहले क्रांति थी कि नसीराबाद के अंतर्गत 28 मई को क्रांति होती है। कैप्टन स्पॉटिशवुड और कर्नल न्यूबेरी इसके अंतर्गत मारे जाते हैं। पेनी की मृत्यु हत्याघात से हो जाती है और जो क्रांति है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा की जाती है। 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। फिर नीमच के अंतर्गत 2 जून को मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति होती है और शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह भी इनका सहयोग करते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई यहाँ से जो देवली सावनी की महिदपुर बटालियन है वो भी इनके अंदर शामिल हो जाती है और सभी दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। 40 सैनिक है वो डूंगला में रुकाराम किसान के यहाँ पर शरण लेते हैं और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो सवर था वो इनको यहाँ से निकालता है और उदयपुर के पिछोला झील के जग मंदिर महल में रखता है और उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह ने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। उसके बाद में कोटा में देखा 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंदर क्रांति होती है। क्रांति करने वाले वकील जयदयार और रिसालदार मेहराब खान थे। कोटा का जो शासक था राम सिंह सेकंड उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और या फिर नजरबंद कर लिया जाता है। कोटा में एक मंदिर है मथुरा जी मंदिर, उसके महंत है कन्हैयालाल गोस्वामी जो कि विद्रोहियों और राजा के बीच में समझौता करवाता है। जो राम सिंह सेकंड है उनको विद्रोहियों से मुक्त है वो करौली का राजा मदन पाल करवाता है। कोटा को पूर्णतः मुक्त है वो 30 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट के द्वारा किया जाता है। और कोटा में 2 अन्य विद्रोही थे रतनलाल और जियालाल। यहाँ तक अपन ने क्रांति है वो कल का है वो रिवीजन कर लिया फास्टली। इससे आगे अपन बढ़ते हैं। अब आगे देखो नीमच ये अपने एरिनपुरा जो कि कहाँ पड़ता है पाली के अंदर। तो एरिनपुरा के अंतर्गत जो सैनिक थे वो पूर्बिया सैनिक थे, यानी पूर्व से आए हुए जो सैनिक थे उन सैनिकों को पूर्बिया सैनिक कहा जाता था। तो इन सैनिकों ने पाली में क्रांति न करके इन्होंने क्रांति की थी आबू में। आबू में एक अंग्रेज अधिकारी था हॉल, उस अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पे इन्होंने आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके यहाँ पे एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर। तो उस अलेक्जेंडर की इन्होंने हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में ये वापस आए एरिनपुरा और एरिनपुरा के बाद अपन जानते हैं कि भाई जो भारत के अंदर क्रांति का जो मुख्य सेंटर था वो दिल्ली था, क्योंकि सभी व्यक्ति जो क्रांति कर रहे थे क्रांति करने के बाद वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जो दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर। तो सभी जो सैनिक है वो क्रांति करने के बाद बहादुर शाह जफर से एक अनुमति लेना चाहते थे। तो एरिनपुरा के जो सैनिक है इन्होंने आबू में क्रांति की, वापस एरिनपुरा आए और एरिनपुरा सामने से इन्होंने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। बीच में एक स्थान है खेरवार नामक स्थान। तो उस खेरवार नामक स्थान पे इनकी जो मुलाकात है वो आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह सांपावत से होती है। एक स्थान पड़ता है खेरवा। तो खेरवा नामक स्थान पे इनकी जो मुलाकात है वो आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह सांपावत से होती है। कुशाल सिंह सांपावत, ये जो कुशाल सिंह सांपावत है
इस कुशाल सिंह सांपावत का जोधपुर के राजा के साथ कोई विवाद चल रहा था। ये बिठोड़ा था एक ठिकाना था, जिस प्रकार पूरा जोधपुर जो साम्राज्य है, उस साम्राज्य या फिर जो राज्य है, उसका एक ठिकाना था बिठोड़ा। तो बिठोड़ा का शासक था कानजी। उस कानजी की कुशाल सिंह सांपावत ने हत्या कर दी थी। इस वजह से जोधपुर का शासक और कुशाल सिंह सांपावत इनके बीच में मतभेद थे। इस वजह से कि भाई कुशाल सिंह सांपावत ने सोचा कि भाई जो क्रांतिकारी है या फिर जो विद्रोही है, यदि मैं इनके पक्ष में जाऊंगा तो ये मेरे पक्ष में आ जाएंगे, और जो जोधपुर का शासक है उससे मैं जो लड़ाई है या फिर उनसे जो युद्ध होगा उनमें मेरा जो पलड़ा है वो भारी रहेगा। इस वजह से इन्होंने कुशाल सिंह सांपावत ने जो विद्रोही थे उनको अपना नेतृत्व प्रदान किया। और आहुआ में 3 युद्ध होते हैं। एक होता है बिठोड़ा का युद्ध, एक होता है चेलावास का युद्ध, और एक युद्ध होता है आहुआ का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि बिठोड़ा का जो सामंत था, जहाँ का कानजी था, उस कानजी की कुशाल सिंह सांपावत ने हत्या कर दी थी। इस वजह से जो पहला जो युद्ध हुआ वो बिठोड़ा के अंतर्गत हुआ, और ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। ये इसके जस्ट 10 दिन बाद ये हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। ये जो आहुआ का युद्ध है, ये युद्ध प्रारंभ हुआ था 20 जनवरी 1858 ईस्वी को, और युद्ध समाप्त हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। तो जो पहला युद्ध है, जो बिठोड़ा का युद्ध है, ये युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज अधिकारी जोधपुर की तरफ से आया था कुशाल सिंह सिंघवी। कुशाल सिंह सिंघवी अंग्रेजों की तरफ से था कैप्टन हीथकोट। कैप्टन हीथकोट। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था कुशाल सिंह सांपावत की। कुशाल सिंह सांपावत। तो जोधपुर की तरफ से कुशाल राज सिंह भी था, अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीथकोट था, और कैप्टन कुशाल राज सिंह भी और कैप्टन हीथकोट की जो संयुक्त सेना थी, उन संयुक्त सेना ने कुशाल सिंह सांपावत के ऊपर आक्रमण किया था। और इस युद्ध के अंतर्गत कुशाल सिंह सांपावत की जीत होती है, और जोधपुर का एक किलेदार था ओनाड़ सिंह पंवार। तो ओनाड़ सिंह जो पंवार था वो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। ओनाड़ सिंह पंवार, जो कि क्या था? जोधपुर का किलेदार। जोधपुर का किलेदार। तो ये जो जोधपुर का किलेदार था ओनाड़ सिंह पंवार, ये इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो पहला जो युद्ध है वो बिठोड़ा का युद्ध है, 8 सितंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। कुशाल राज सिंघवी कैप्टन हीथकोट वर्सेस कुशाल सिंह सांपावत के बीच में ओनाड़ सिंह पंवार है वो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है, जो कि जोधपुर का किलेदार था। दूसरा युद्ध है सेलावास का युद्ध। दूसरा युद्ध है सेलावास का युद्ध। सेलावास का युद्ध। तो सेलावास का जो युद्ध है ये हुआ था 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। इसमें अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेजों का जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, 1857 की क्रांति में अपन ने पढ़ा था कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, तो अंग्रेजों की तरफ से आया था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और एक व्यक्ति है वो आया था अपने जोधपुर की तरफ से, वो था मैक मॉसन। मैक मॉसन। ये जो मैक मॉसन है ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। जिस प्रकार कोटा का बर्टन था, उदयपुर का सावर्स था, जयपुर का ईडन था, उसी प्रकार जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मैक मॉसन। तो इसके अंदर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस
मैकमोहन वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत। तो इस युद्ध में एक तरफ दोनों अंग्रेज अधिकारी है और एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत है। तो इस युद्ध को एक नाम दिया जाता है काले गोरे का युद्ध। काले गोरे, काले गोरे का युद्ध। क्यों? क्योंकि एक साइड में तो दोनों अंग्रेज अधिकारी है और एक साइड के अंदर कुशाल सिंह चंपावत है, इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है काले गोरे का युद्ध। और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत है, इसकी क्या हुई थी? हुई थी। अगला युद्ध है आहुआ का युद्ध। आहुआ का युद्ध, तो आहुआ का युद्ध है, आहुआ का युद्ध प्रारंभ हुआ था 20 जनवरी 1858 ईस्वी को, परंतु यह समाप्त हुआ था 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। इसके अंतर्गत अंग्रेजों की तरफ से जो भारत के अंतर्गत अंग्रेजों का सबसे प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था, जिसको अपन कहते हैं गवर्नर जनरल, जो कि कलकत्ता के अंतर्गत बैठता था, वह अपनी सेना लेकर आया था, जो कि था कर्नल होम्स। तो इसके अंतर्गत अंग्रेजों की तरफ से आया था कर्नल होम्स, कर्नल होम्स। और जोधपुर की तरफ से एक व्यक्ति गया था जिसका नाम था हंसराज, हंसराज जोशी, और वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह, तो इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों की तरफ से कर्नल होम्स आए और जोधपुर के से एक व्यक्ति आया था जो था हंसराज जोशी। इस युद्ध के अंतर्गत कुशाल सिंह चंपावत है, वो इस युद्ध में जीत नहीं पाते और युद्ध का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व दे देते हैं ये पृथ्वी सिंह लांबिया, पृथ्वी सिंह लांबिया। तो युद्ध का नेतृत्व पृथ्वी सिंह लांबिया को दे दिया जाता है और कुशाल सिंह चंपावत है ये मेवाड़ चले जाते। मेवाड़ यानी वर्तमान जो उदयपुर है, उदयपुर संभाग है या फिर उसके आसपास के जिले, तो मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ के अंतर्गत इनको एक कुलुम्बर है, कुलुम्बर का सामंत है कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह सॉरी वो चुंडावत है, क्योंकि जो सलूम्बर ठिकाना है वो चुंडावतों को दिया गया था। और जैसे अपन जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें पढ़ेंगे कि राणा जो लाखा है उसकी शादी हंसाबाई से हो गई थी, इस वजह से जो चुंडा है उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी और उनको है वो सलूम्बर ठिकाना दिया गया था। इस वजह से जो भी इनके जो वंशज हुए, चुंडा के जो वंशज है वो चुंडावत कहलाए। और कोठारिया के जोध सिंह, कोठारिया के जोध सिंह, तो सलूम्बर के कुशाल सिंह और कोठारिया के जोध सिंह ने इनको है वो शरण दी थी। फिर 1860 ईस्वी में इन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया, नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। और इनकी जांच के लिए एक आयोग बिठाया गया था, जांच आयोग, इसका नाम था टेलर कमीशन। तो टेलर कमीशन है वो इनकी जांच के लिए बिठाया गया था और टेलर कमीशन के अंतर्गत इनको है वो फ्री कर दिया गया और जेल नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि भाई कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध नहीं किया, इनका जो युद्ध है वो जोधपुर के शासक के खिलाफ, तो इनको मुक्त कर दिया गया। और वहीं उदयपुर के अंतर्गत इनकी मृत्यु, उदयपुर में इनकी बात देखें कि भाई इनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी थे, उसके अंतर्गत थे शिवनाथ सिंह आसोपा, शिवनाथ सिंह आसोपा, बिशन सिंह गुल्लर, बिशन सिंह, अजीत सिंह आलनियावास, आलनियावास। ये जो बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलनियावास है ये नागौर से थे और जो शिवनाथ सिंह आसोपा है ये जोधपुर से थे। इन्हें जो जोधपुर रियासत थी, उस जोधपुर रियासत के एक ठिकाने के ये सामंत थे।
और कुशाल सिंह सांपावत का जब ये युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के अंतर्गत इन्होंने सहयोग किया था, शिवनाथ सिंह आसोपा, किशन सिंह गुलर और अजीत सिंह। और जब ये क्रांति आगे बढ़ी, जब कुशाल सिंह सांपावत उदयपुर की तरफ चले गए, तो क्रांति का आगे का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व शिवनाथ सिंह आसोपा ने संभाला था, और क्रांतिकारी शिवनाथ सिंह आसोपा के नेतृत्व में ही दिल्ली की तरफ गए थे, यानी ये इन्होंने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया था। तो दिल्ली की तरफ जाते समय एक बीच में एक स्थान पड़ता है नारनौल, नारनौल। तो वहां पे एक अंग्रेज अधिकारी था गेरार्ड। तो नारनौल नामक स्थान पे अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड से पराजित हो गए, और पराजित होने के बाद में ये वापस आ गए थे। वापस आने के बाद में जोधपुर में एक स्थान पड़ता है बड़लू, बड़लू। तो इस बड़लू नामक स्थान पे जोधपुर के शासक के साथ इन्होंने 35 दिनों तक संघर्ष किया, 35 दिनों तक संघर्ष किया। इसके बाद एक देखें कि भाई एरिनपुरा के अंदर क्रांति के मुख्य केंद्र कौन से थे। तो केंद्र में एक था, यहाँ पे मंदिर था सुगाली माता का मंदिर, सुगाली माता मंदिर। एक मंदिर था कामेश्वर महादेव मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर, कामेश्वर मान। ये जो सुगाली माता का मंदिर है, तो इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई इनकी जो मूर्ति है वो काले संगमरमर की बनी, संगमर। और इनकी जो मूर्ति है उसके 10 सिर है और 54 हाथ है। अंग्रेजों ने इसे पहले तो राजपूताना जो म्यूजियम है जो कि अजमेर में, पहले राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखा गया था। बाद में जब ये अपने वांगड़ म्यूजियम या सॉरी बांगड़ म्यूजियम बन गया था, तो इसको बांगड़ म्यूजियम में रखा गया। तो बांगड़, बांगड़ का मतलब होता है ये पाली के आसपास का जो क्षेत्र, और वागड़ का मतलब होता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। तो वागड़ म्यूजियम, बांगड़ म्यूजियम है, इसमें इसको रखा गया था। तो ये थी एरिनपुरा वाली क्रांति। अब एक बार थोड़ा मैं आपको कमेंट देख लेता। तो एक बार अपन ने जो नसीराबाद है वो कर लिया, उसके बाद नीमच, और उसके बाद में कोटा, और कोटा के बाद में एरिनपुरा कर ली। एरिनपुरा वाला थोड़ा जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा था, अपन इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ही अपन रिवीजन कर लेंगे लगभग लगभग चीजें याद हो जाएगी। तो अपन ने देखा कि भाई जो एरिनपुरा है, एरिनपुरा के अंतर्गत जो क्रांति है वो 21 अगस्त को होती है। शायद मैंने वो डेट नहीं लिखी थी। यहाँ पे जो क्रांति है वो होती है 21 अगस्त को। तो एरिनपुरा के अंतर्गत क्रांति 21 अगस्त को होती है। ये आबू में एक व्यक्ति है, आबू में क्रांति करते हैं, और वहां पे एक व्यक्ति है, उनके हॉल है, उनके घर पे आक्रमण कर लेते हैं, और अलेक्जेंडर नामक एक व्यक्ति है वो मारा जाता है। उसके बाद में ये वापस एरिनपुरा आते हैं। एरिनपुरा आने के बाद में ये क्रांति करने के लिए दिल्ली की तरफ जाते हैं, परंतु खैरवा नामक स्थान पे इनकी मुलाकात है वो आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह सांपावत से होती है। कुशाल सिंह सांपावत इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करते हैं, और कुशाल सिंह सांपावत या फिर अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध होते हैं, जिनको अपन बिठोड़ा का युद्ध, सैलावास का युद्ध, या फिर काले गोरे का युद्ध, या फिर जो तीसरा युद्ध है जिसको आउआ का युद्ध कहा जाता है। जो बिठोड़ा का युद्ध है वो युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों की तरफ से आया था, जो अंग्रेजों की तरफ से था कैप्टन हीथकोट, और जोधपुर की तरफ से था कुशाल राज सिंघवी। इनके बीच में, और उन दूसरी साइड में थे कुशाल सिंह सांपावत। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंतर्गत कुशाल सिंह सांपावत है उनकी जीत होती है। उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। इस युद्ध को काले गोरे का भी युद्ध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें एक साइड में दोनों अंग्रेज थे और एक साइड में कुशाल सिंह सांपावत थे। तो जो अंग्रेज है उनमें था एक जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन। तो इस युद्ध के अंतर्गत जो मैक मॉसन है वो लड़ता हुआ मारा जाता है, और उसका जो सिर है वो आउआ के किले के ऊपर लगा दिया जाता है। शायद ये डाटा भी मैंने नहीं लिखा था। तो इसमें यह भी याद रखना कि भाई जो मैक मॉसन है वो लड़ता हुआ मारा जाता है और उसका सिर आउआ के किले पे लटका दिया जाता है। उसके बाद में जो तीसरा युद्ध है वो है आउआ का युद्ध। तो आउआ का जो युद्ध है वह स्टार्ट होता है 20 जनवरी 1858 ईस्वी
1858 ईस्वी को और समाप्त होता है 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेजों की तरफ से कर्नल होम्स प्लस जो हंसराज जोशी है वो आता है और जो वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर कुशाल सिंह चंपावत युद्ध जीत नहीं पाते हैं, इसलिए वो मेवाड़ चले जाते हैं और युद्ध का नेतृत्व है वो पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंप दिया जाता है। उसके बाद में मेवाड़ के अंतर्गत सुलुमुर के सॉरी केसरी सिंह, मैंने यहाँ पे कुशाल सिंह लिखा दिया था, वो एक बार आप देख लेना, सुलुमुर के केसरी सिंह। कुशाल सिंह नहीं थे, वो यही नाम है, वो दोबारा रिपीट हो गया था, सुलुमुर के केसरी सिंह। सुलुमुर के केसरी सिंह और कोठारिया के जो जोध सिंह हैं ये कुशाल सिंह चंपावत को शरण देते हैं और 1860 ईस्वी के अंतर्गत नीमच के अंतर्गत कुशाल सिंह चंपावत आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद इनकी जांच के लिए कमीशन बिठाया जाता है, टेलर कमीशन। उस टेलर कमीशन में इनको फ्री कर दिया जाता है और उदयपुर के अंतर्गत इनकी मृत्यु। इनके कुछ सहयोगी थे जिसके अंतर्गत शिवनाथ सिंह आसोपा, बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह आलणियावा से। बिशन सिंह गुलर और अजीत सिंह आलणियावा नागौर से थे, शिवनाथ सिंह आसोपा जोधपुर से थे। ये क्रांति का नेतृत्व करते हैं और दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे जब ये दिल्ली की तरफ जाते हैं तो नारनौल नामक स्थान पर अंग्रेज अधिकारी होता है गैराड, तो अंग्रेज अधिकारी गैराड से पराजित हो जाते हैं। उसके बाद में पराजित होने के बाद में ये वापस जोधपुर आते हैं और जोधपुर में एक स्थान है बड़लू, तो बड़लू नामक स्थान पे इनका संघर्ष है वो 35 दिनों तक चलता है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि क्रांति के मुख्य सेंटर या फिर केंद्र कौन से थे, तो उसमें देखा था एक सुगाली माता का मंदिर है और एक कामेश्वर महादेव मंदिर है। तो जो सुगाली माता का मंदिर है उसमें देखा था कि भाई सुगाली माता की मूर्ति है वो काले संगमरमर से बनी हुई है, जिसके अंदर उनके 10 तो सिर है और 54 हाथ है। पहले इसको राजपूताना म्यूजियम जो अजमेर में उसमें रखा गया था, बाद में बांगड़ म्यूजियम पाली के अंतर्गत इसको रखा गया था। इसमें एक दो फैक्ट एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि भाई 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन है, तो जोधपुर का जो शासक है वो था तख्त सिंह और बिठोड़ा का जो सामंत है उस बिठोड़ा के सामंत की इन्होंने कुशाल सिंह चंपावत ने हत्या कर दी थी। बिठोड़ा का सामंत था कानजी। तो ये दो फैक्ट है, इन फैक्टों को अपन साथ में लिख लेते हैं। क्रांति के समय जोधपुर का जो शासक है, जोधपुर का शासक है वो था तख्त सिंह और बिठोड़ा का सामंत था कानजी। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट पीए वाला तो लिखा ही दिया है, पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। इसके बाद में अगला सेंटर अपन देखते हैं, तो नसीराबाद हो गया, कोटा हो गया और एरिनपुरा हो गया। अगला सेंटर अपन लेते हैं जयपुर। सेंटर है तो जयपुर के अंतर्गत जो विद्रोही है या फिर विद्रोह है वो करने वाले 3 व्यक्ति थे, सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। इस समय जो जोधपुर है उस जोधपुर का जो शासक है वो शासक था राम सिंह सेकंड। जो कोटा है, कोटा का भी शासक कौन था, राम सिंह सेकंड। जब अपन एंशियंट राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तब अपन जब जब पुरातत्व विभाग के बारे में पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि राम सिंह सेकंड ने बैराट के अंतर्गत उत्खनन करवाया था। और जब बैराट में उत्खनन करवाया था तो यहाँ पे जो एक संदूक मिली थी जिसमें माना जाता है कि शायद भगवान बुद्ध के अवशेष है वो रहे होंगे। तो राम सिंह सेकंड है वो शासक था जयपुर का। तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट या फिर पीए था वो था ईडन। इनके कहने पर राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। विद्रोह होने, हालांकि जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, विद्रोह होने से पहले ही जो विद्रोही है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए जो राम सिंह सेकंड है इनको एक उपाधि दी गई थी सितारे हिंद, अंग्रेजों के द्वारा उपाधि दी गई सितारे हिंद। सितारे, ये जो सितारे हिंद की उपाधि है
ये एक व्यक्ति है वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास जी। तो श्यामल दास जी की उपाधि भी सितारे हिंद थी। और जो राम सिंह सेकंड है, इनकी भी उपाधि सितारे हिंद थी। इसके अलावा एक परगना था कोटपुतली परगना। तो जो कोटपुतली परगना है वो भी राम सिंह सेकंड को दे दिया गया, उपहार स्वरूप परगना दिया गया कोटपुतली, कोटपुतली परगना। तो और यहाँ एक मंत्री था शिव सिंह, वो मंत्री विद्रोहियों से मिल गया। शिव सिंह, ये जो शिव सिंह मंत्री है, ये विद्रोहियों से जाके मिल गया था। तो अपने बेटा जयपुर के अंतर्गत है, 3 व्यक्ति थे सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। उसके अलावा जयपुर का जो शासक है वो राम सिंह सेकंड था। ईडन जो कि पॉलिटिकल एजेंट था जयपुर का, उसके कहने पर उन्होंने विद्रोही को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण उसको सितारे हिंद उपाधि दी गई। और जो कोटपुतली परगना है वो दिया गया। यहाँ के एक मंत्री थे शिव सिंह, वो विद्रोहियों से जाके मिल गए थे। जैसे अपन ने कोटा में पढ़ा था, 2 व्यक्ति थे रतनलाल और जियालाल, वो भी विद्रोहियों से मिल गए थे। ऐसे अपन टोंक में एक और पढ़ेंगे दीवान फैजुल्ला खां, तो वो भी उनके मंत्री थे, दीवान थे, वो भी विद्रोहियों से जाके मिल गए थे। तो राजस्थान के अंतर्गत जो ज्यादातर विद्रोह है वो राजाओं के द्वारा नहीं किया गया। राजाओं के जो सामंत हुआ करते थे, जैसे आहुआ में देखा कुशाल सिंह सांपावत ने विद्रोह किया, कुशाल सिंह सांपावत सामंत थे। यहाँ मंत्री शिव सिंह ने विद्रोह किया। टोंक के अंतर्गत दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोह किया। तो ये जो सामंत है, उदयपुर के अंतर्गत कोठारिया के जोध सिंह और सलुम्बर के केसरी सिंह सुंडावत ने विद्रोह किया। तो ये जो सामंत है, ये मुख्य रूप से सामंतों का एक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। जैसे आगे अपन इनकी प्रकृति पढ़ेंगे या फिर इनके परिणाम के बारे में पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे कि सामंतों के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अगला सेंटर अपन लेते हैं बीकानेर। सेंटर है बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। सरदार सिंह, ये जो सरदार सिंह है, सरदार सिंह अपनी रियासत से बाहर विद्रोह दबाने के लिए गए थे। पता हरियाणा के अंतर्गत स्थान पड़ता है हिंसार। तो इस हिंसार नामक स्थान पे विद्रोह दबाने के लिए। तो यदि पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा एकमात्र शासक है जो विद्रोह दबाने के लिए अपनी सेना लेकर अपनी रियासत से भी बाहर गया था, तो वो थे बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह। तो इससे खुश होकर अंग्रेजों ने एक परगना था टीबी परगना, तो टीबी परगने के जो 41 गांव है वो महाराजा सरदार सिंह को दे दिए। जिस प्रकार जोधपुर वाले को जो है वो कोटपुतली परगना दिया गया, इनको टीबी परगने के 41 गांव दिए गए। 41 गांव दिए गए। एक बीकानेर के अंतर्गत एक व्यक्ति थे, उनका नाम है अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया है, जब 1857 की क्रांति चल रही थी, तब झांसी के अंतर्गत एक तो अपन जानते हैं लक्ष्मीबाई, उस लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इनको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता। और जब इन्होंने आर्थिक सहायता की तो अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी, इसलिए इन्हें 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का तो बीकानेर में अपन ने क्या क्या देखा कि बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह थे। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने जो हिंसार है वहां पे विद्रोह दबाने के लिए अपनी सेना भेजी थी, और इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें टीबी परगने के 41 गांव दिए थे। इनके जो बीकानेर के जो सिक्के थे ना, उन सिक्कों के ऊपर इन्होंने लिखाया था विक्टोरिया इंप्रेस। जिस प्रकार उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह थे, उन्होंने लिखाया था दोस्ती लंदन, तो इन्होंने लिखाया था विक्टोरिया इंप्रेस। जो सिक्के थे तो लिखाया था विक्टोरिया इंप्रेस। ये क्रांति का जो सेंटर है ये था बीकानेर। के बाद में अगला सेंटर पढ़ते हैं अपन, का सेंटर है टोंक। टोंक का जो नवाब है या फिर यहाँ का शासक है वो था वजीरुद्दौला। अपन जानते हैं कि भाई टोंक जो रियासत है वो 1817 ईस्वी में बनाया गया था, जब जो अंग्रेजों का गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग था,
तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जब मराठा और जो पिंडारी है पिंडारियों का विद्रोह दमन करने के लिए जब पूरे भारत के अंतर्गत एक अभियान चलाया था, एक अपने अभियान के माध्यम से इन्होंने सारे पिंडारियों को समाप्त करने का प्रयास किया था। तो कुछ जो पिंडारी है उन पिंडारियों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसमें अपने नाम सुनते हैं अमीर खां पिंडारी। तो जो अमीर खां पिंडारी है उसको ये टोंक जागीर दी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत वो भी टोंक है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। एकमात्र मुस्लिम। यहाँ पे एक व्यक्ति था मोहिनुद्दीन। व्यक्ति था मोहिनुद्दीन। तो इस मोहिनुद्दीन ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया था। जैसे ही विद्रोह किया तो विद्रोह करने के बाद में जो जैक्सन एक अंग्रेज अधिकारी था वो विद्रोही का पीछा कर रहा था। तो ताराचंद पटेल है, ताराचंद पटेल ने जैक्सन का मुकाबला किया था और जैक्सन को आगे बढ़ने से रोका था। हालांकि बाद में ताराचंद पटेल को पकड़ के फांसी लगा दी गई थी। तो यहाँ एक व्यक्ति थे ताराचंद पटेल। ताराचंद पटेल इन्होंने जैक्सन को रोका था। जैक्सन को रोका था। और यहाँ एक व्यक्ति थे मोहम्मद मुजीम। मोहम्मद मुजीम, उनकी पुस्तक थी आजमाइश। आजमाइश। तो मोहम्मद मुजीम की जो पुस्तक आजमाइश है, इससे जानकारी मिलती है कि टोंक के अंतर्गत महिलाओं ने भी भाग लिया। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी रियासत है जहां पे महिलाओं ने भी क्रांति के अंतर्गत भाग लिया था, तो वो थी टोंक। कहां से जानकारी मिलती है? मोहम्मद मुजीम की पुस्तक आजमाइश से मिलती है। ये था टोंक का विद्रोह। टोंक में अपन ने एक देखा था कि इनका एक दीवान था, दीवान फैजुल्ला खां। तो ये जो दीवान फैजुल्ला खां था, इस फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। दीवान फैजुल्ला खान। तो अपन ने जो भी अभी छोटी छोटी जो रियासतें पढ़ी है एरिनपुरा के बाद जो भी पढ़ी है, तो एक बार थोड़ा सा क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि भाई जयपुर के अंतर्गत, जयपुर में क्या पढ़ा कि भाई सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां इन्होंने विद्रोह किया। शासक था राम सिंह सेकंड, उन्होंने विद्रोह का दमन किया। और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन। के कहने पे विद्रोही को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण राम सिंह सेकंड को चार हिंद की उपाधि दी और इनको एक परगना दिया गया कोटपुतली। उसके बाद में अपन ने क्या देखा? बीकानेर देखा। बीकानेर में क्या देखा? बीकानेर के अंतर्गत महाराजा थे सरदार सिंह। सरदार सिंह विद्रोह दबाने के लिए कहाँ गए थे? एकमात्र शासक जो रियासत से बाहर गए थे। इनको टिब्बी परगने के 40 गांव दिए गए और इन्होंने अपने सिक्कों पे विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था। क्या इंप्रेस? जयपुर में एक मंत्री और देखा था कि भाई मंत्री है वो शिव सिंह था, उसने साथ दिया था। उसके बाद में क्या देखा? बीकानेर के एक व्यक्ति थे अमर सिंह भाटिया। अमर सिंह भाटिया उन्होंने जब 1857 की क्रांति हुई थी, क्रांति के समय जब झांसी के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई है उनकी आर्थिक सहायता की थी, जैसे इनको क्या कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और को लगा दी गई थी फांसी, जैसे इनको 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद देखा टोंक। टोंक में क्या पढ़ा? टोंक के अंतर्गत अपन ने देखा यहाँ का जो शासक है या फिर जो नवाब है वो था वजीरुद्दौला। और मोहम्मद मुजीम है, ने क्या किया था? विद्रोह। और जो ताराचंद है, ताराचंद ने किसको रोका था? जैक्सन को। ताराचंद को क्या लगा दी गई थी? फांसी। एक व्यक्ति है मोहम्मद मुजीम की पुस्तक है आजमाइश, क्या जानकारी मिलती है कि महिलाओं ने भी यहाँ पे क्रांति में भाग लिया। ये क्रांति के सेंटर। इसके अलावा कुछ और सेंटर है, सेंटर के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। एक बार कमेंट देख लेता हूँ, कमेंट हो अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हुए अपन क्लास के अंदर उसको याद कर लेंगे। जैसे 1857 की क्रांति पूरी होगी, मैं 10 मिनट में आपको पूरी रिवीजन करवा दूँ।
जैसे क्रांति पूरी होगी उसका 10 मिनट बाद रिवीजन कर लेंगे, 7 दिन बाद वापस रिवीजन कर लेंगे, 7 दिन बाद वापस पीवाईक्यू निकाल देंगे। इस वजह से अपने जो ये क्रांति है या फिर इस प्रकार से जो भी टॉपिक है वो टॉपिक कंटस्ट हो जाएंगे। अगला स्थान है धौलपुर। धौलपुर, तो धौलपुर के अंतर्गत जो है वो किया जाता है देवा गुज्जर। धौलपुर के अंतर्गत देवा गुज्जर के द्वारा। और इंदौर और ग्वालियर है उसके सैनिक भी यहाँ आ जाते हैं। इंदौर और ग्वालियर के, इंदौर और ग्वालियर के जो सैनिक है वो भी आ जाते, अपने धौलपुर में आ जाते विद्रोह करने के लिए। और यदि जहाँ सैनिक बाहर से आते हैं विद्रोह करने के लिए वहां सेना भी बाहर से बुलाई जाती है विद्रोह करने के लिए। तो जो धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह, तो भगवंत सिंह पटियाला पंजाब से विद्रोह दबाने के लिए सेना बुलाते। यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह, ये पटियाला पंजाब से सेना विद्रोह करने के लिए कहां से आए थे, इंदौर और ग्वालियर से। विद्रोह दबाने के लिए कहां से सेना आई, पटियाला पंजाब से। किसने बुलाई, भगवंत सिंह। विद्रोह किसने किया, देवा गुज्जर ने। सेना कहां से आई थी, इंदौर और ग्वालियर से। धौलपुर के अंदर। के बाद में भरतपुर। भरतपुर में विद्रोह हुआ। यहाँ पे जो विद्रोह है जनजाति और के द्वारा, और यहाँ का शासक था जसवंत सिंह। अपन जो जसवंत सिंह का नाम सुनते हैं वो जोधपुर के शासक है। जसवंत सिंह है जोधपुर के शासक है क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया। परंतु जो भरतपुर है, भरतपुर के शासक का नाम भी जसवंत सिंह। हालांकि ये जसवंत अलग है। और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मैकमोहन। यहाँ का मॉरिस, मैंने कहीं जोधपुर के अंतर्गत शायद मॉरिसन। तो जो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन है तो भरतपुर छोड़ने की जो सलाह है वो जसवंत सिंह के द्वारा दी गई। क्योंकि जसवंत सिंह ने कहा कि भाई भरतपुर के नजदीक पड़ता है कोटा। तो जब कोटा के अंतर्गत जब विद्रोह हुआ था तो कोटा के विद्रोहियों ने सबसे पहले जो पॉलिटिकल एजेंट है उसको ही मारा था, जो कि था बर्टन। उसके जो बच्चे थे फ्रैंक और ऑर्थर, डॉक्टर शेविल कोटम और सेडलर और राजा प्रतिनिधि देवीलाल, उन सभी को हत्या कर दी गई थी। इस वजह से जसवंत सिंह ने कहा कि भाई यदि यहाँ पे विद्रोह होता है तो विद्रोह होने से में सबसे पहले वो इस मॉरिसन की मौत आएगी। इस वजह से भरतपुर छोड़ने की सलाह है वो मॉरिसन को दी गई। उसके बाद अपन देखें कि जो बाहर से एक व्यक्ति है जो राजस्थान के अंदर क्रांति करने आया था वो था तात्या टोपे। तो तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया था और दोनों ही बार बुरी तरह से पराजित होके गया था। एक तो युद्ध था कुआड़ा का युद्ध। कुआड़ा का युद्ध, कुआड़ा आपने पढ़ता है भीलवाड़ा में। कुआड़ा का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 9 सितंबर 1857 ईस्वी। एक होता है रकमागढ़ का युद्ध। रकमागढ़ का युद्ध, ये युद्ध होता है 13 सितंबर 1800। इन दोनों युद्धों के अंतर्गत तात्या टोपे की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। जो तात्या टोपे है ये जो जैसलमेर रियासत है, जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में गया था, तो किसी भी रियासत से उसे सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसको सहायता की किसने, तो सहायता करने वालों में एक टोंक का व्यक्ति था, नासिर था, नासिर मोहम्मद। नासिर, तो जो नासिर मोहम्मद है इसने सहायता की थी। एक सलूम्बर के सामंत थे केसरी सिंह, उन्होंने सहायता की थी। कोठारिया के सामंत थे
बुद्ध सिंह, उन्होंने सहायता की थी। और जो बीकानेर के शासक सरदार सिंह थे, उन्होंने भी इनकी 10 घुड़सवारों की सहायता की थी। हालांकि जब तात्या टोपे राजस्थान में आया था, तो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने तात्या टोपे के जो 600 सैनिक है, उन 600 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया था। परंतु जब तात्या टोपे राजस्थान से वापस भाग रहा था, उस समय जो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह है, उन्होंने उसको 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। तो ये अपन ने पढ़ा कि तात्या टोपे के बारे में। राजस्थान में कितनी बार आया? 2 बार। एक युद्ध होता है कुआड़ा का युद्ध, एक होता है रकमागढ़ का युद्ध। ये जो रकमागढ़ है, ये पड़ता है अपने राज संबंध में। ये होता है 9 सितंबर 1857, ये होता है 13 सितंबर 1857। दोनों युद्धों के अंतर्गत इसकी तात्या टोपे की हार हो जाती है। ये जो युद्ध है, युद्धों के बाद में ये जैसलमेर रियासत है, इस जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में गया था, परंतु किसी भी रियासत ने सहायता नहीं की थी। सहायता की किसने? तो टोंक में एक नासिर मोहम्मद है, उसने की। कुलुम्बर के केसरी सिंह ने की। कोठारिया के जोध सिंह ने की। और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता की थी। बाद में जब ये मध्य प्रदेश में गया था, तो मध्य प्रदेश में जो नरवर के जंगल है, तो नरवर के जंगलों में इसको गिरफ्तार कर लिया। और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इसे फांसी दे दी। तात्या टोपे को जो फांसी है, वो 18 अप्रैल 1859 को दी गई। अपने उदयपुर का एक पॉलिटिकल एजेंट था, टॉवर, इसने इस फांसी का विरोध किया था। तो कौन सा एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने फांसी का विरोध किया? था सावर, फांसी का विरोध किया। तो ये जानकारी थी तात्या टोपे के बारे में। फिर तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया था। एक बार कुआड़ा का युद्ध होता है, एक बार रकमागढ़ का युद्ध होता है। दोनों ही युद्धों के अंदर पराजित हो जाता है। ये जैसलमेर रियासत के अलावा अन्य सभी रियासतों के अंतर्गत गया था, परंतु किसी भी रियासत ने इनकी सहायता नहीं की थी। सहायता की किसने? तो टोंक में नासिर मोहम्मद ने की, कोठारिया के जोध सिंह, सुलुम्बर के केसरी सिंह चुंडावत और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने इसको 10 घुड़सवारों की सहायता दी थी। फिर ये मध्य प्रदेश में गया, जहां नरवर के जंगलों में इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इसे फांसी लगा दी गई। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स था, उसने इस फांसी का विरोध किया था। इसी में कुछ डाटा है। झालावाड़ का महाराजा था पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का राजा था पृथ्वी सिंह। इस पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, परंतु वो जो सेना है, उस सेना की एक टुकड़ी थी गोपाल पलटन। उस गोपाल पलटन के अलावा अन्य सभी जो सैनिक टुकड़ियां थी, उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, परंतु जो गोपाल पलटन है, उसके अलावा अन्य सभी सेना ने लड़ने से मना कर दिया था। हालांकि गोपाल पलटन लड़ती है और पलायता नामक स्थान पर यह पराजित भी हो जाती है। ये लड़ती है और पलायता इस स्थान पे ये पराजित हो जाती है। जब ये सेना पराजित हो जाती है, तो उसके बाद में जो तात्या टोपे है, झालावाड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। झालावाड़ पर अधिकार कर लेता है और झालावाड़ के महाराजा को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। 5 लाख रुपए देता है, तो उसके बाद में तात्या टोपे इसकी जो रियासत है, वो रियासत पृथ्वी सिंह को वापस सौंप देता है। इसके अलावा जो बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह। तो बांसवाड़ा के शासक जो लक्ष्मण सिंह थे, इस समय तात्या टोपे बांसवाड़ा पे अधिकार करता है, आक्रमण करता है और बांसवाड़ा के ऊपर भी अधिकार कर लेता है। एक और रियासत थी प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ का जो शासक है वो था दलपत सिंह। दलपत सिंह। तो ये प्रतापगढ़ के भी ऊपर आक्रमण करता है, परंतु प्रतापगढ़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर रॉक, वो मेजर रॉक तात्या टोपे को पराजित कर लिया। जो तात्या टोपे इसने अपने पहले जो झालावाड़ रियासत है, झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह थे, पृथ्वी सिंह ने इसको पराजित करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, परंतु पलायता नामक स्थान पे जो गोपाल पलटन लड़ी थी उसके वो भी क्या हो जाती, पराजित हो जाती। जिस वजह से तात्या टोपे झालावाड़ के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। उसके बाद बांसवाड़ा के ऊपर भी आक्रमण करता है और बांसवाड़ा के ऊपर भी अधिकार कर लेता है। उस समय बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह। और उसके बाद में प्रतापगढ़ पे आक्रमण करता है, परंतु प्रतापगढ़ के ऊपर ये विजय नहीं हो पाता क्योंकि वहां का पॉलिटिकल एजेंट जो मेजर रॉक है वो तात्या टोपे को पराजित कर लेता है। और प्रतापगढ़ का जो शासक है वो शासक का नाम था दलपत सिंह। तो ये तात्या टोपे के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा आगे कुछ आगे एक स्थान है अलवर। अलवर का शासक था विनय सिंह। विनय सिंह। विनय सिंह है अलवर के पास ही है आगरा। तो आगरा की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजता है, परंतु एक स्थान पड़ता है अचनेरा। अचनेरा स्थान नामक स्थान पे ये सेना है वो पराजित हो जाती है। यानी अलवर है, अलवर का जो शासक है वो है विनय सिंह। विनय सिंह आगरा की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजता है, परंतु अचनेरा नामक स्थान पे ये सेना क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। तो ये जो है अभी तक अपन ने क्रांति के जो सेंटर है, सेंटर को देखा। हालांकि अपन ने उनके साथ साथ इसका रिवीजन भी किया है। और आगे जैसे अपन कल क्लास होगी तो कल आज तक, आज और कल जितना भी जो पढ़ा है वो अपन कल एक बार और रिवीजन करेंगे, जिससे कि काफी हद तक याद हो जाए। हालांकि इसके अलावा कुछ और चैप्टर है वो इसमें बचते हैं। जैसे इसमें तो है क्रांति के कारण, क्रांति के कारण जो ताकि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। परंतु आजकल जिस हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से अगर अपन स्टेटमेंट के रूप में कोई क्वेश्चन देखें तो स्टेटमेंट के रूप में जो क्रांति के जो कारण है वहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। क्रांति के जो कारण है, परिणाम है, प्रकृति है, तो इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना वर्तमान समय में संभावना बढ़ी। हालांकि पहले इससे क्वेश्चन नहीं बनते थे, इससे जो भी क्वेश्चन बनते थे वो सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बनते थे, ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनता था। परंतु वर्तमान समय में जैसे क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार अगर स्टेटमेंट के रूप में देखें तो एक स्टेटमेंट के रूप में 1857 की क्रांति के परिणाम प्रकृति या फिर कारण से भी लिया जा सकता है। तो कारणों की बात करें तो कारण बहुत सारे कारण थे। क्या क्या थे? प्रशासनिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, कुछ साहित्यिक कारण थे, कुछ सैनिक कारण थे और अंत में अपन पढ़ेंगे तात्कालिक कारण। आप में पढ़ते हैं तो केवल तात्कालिक कारण ही पढ़ते हैं, उसके अलावा ये जो कारण है ये कारण भी 18 जब कोई भी क्रांति होती है या फिर कोई भी युद्ध होता है उस युद्ध के पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। बिना कारण कोई भी युद्ध या फिर किसी भी प्रकार की क्रांति या फिर किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं होता। प्रत्येक आंदोलन के पीछे कुछ न कुछ कारण रहेंगे, प्रत्येक आंदोलन का कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा। तो ये परिणाम और जो कारण है ये दोनों एक साथ ही होंगे। यदि कोई घटना हुई है तो उसका कुछ न कुछ कारण है और कुछ न कुछ परिणाम निकलेगा। तो अगर प्रशासनिक कारण देखें तो प्रशासनिक कारण में यह था कि अंग्रेजों ने नई रियासतें बना दी थी या फिर जो नई सैनिक टुकड़ियां बना दी थी। जैसे उन्होंने एक बनाई थी शेखावटी ब्रिगेड,
शेखावटी ब्रिगेड। ये जो शेखावटी ब्रिगेड है ये थी झुंझुनू में। एक इन्होंने बनाई थी जोधपुर लीजियन। ये जो जोधपुर लीजियन है ये थी अपने एरिनपुरा में। एक इन्होंने बनाई थी मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील ये अपने थी जो खेरवाड़ा है, खेरवाड़ा नामक स्थान, खेरवा। और एक थी मेरवाड़ा बटालियन। तो मेरवाड़ा बटालियन है, मेरवाड़ा बटालियन अपने थी ब्यावर के अंदर। तो अंग्रेजों ने नई नई सेनाओं का गठन कर लिया। वह अब प्रशासनिक रूप से जो भारतीय जो सैनिक है वो सैनिक अब बेरोजगार होने लगे। तो परंपरागत रूप से जो सैनिक थे, जैसे मेवाड़ के अंतर्गत देखा जाए तो जो भील समुदाय है उस भील समुदाय द्वारा सुरक्षा का कार्य किया जाता। उनके द्वारा दो कर लिए जाते थे, एक बोलाई और एक रखवाली कर। तो इस वजह से जो जनजातियां थी या फिर जो स्थानीय लोग थे उनके जो बेरोजगारी की समस्या है उसके अंतर्गत वृद्धि हुई। ये इसके कुछ प्रशासनिक कारण थे। अगर राजनीतिक कारण देखें, राजनीतिक कारण में यह था कि जो सामंत है उन सामंत की शक्तियां कमजोर कर दी गई। अब भाई जब अंग्रेज भारत में आए थे या फिर राजस्थान के साथ संधियां की, उससे पहले अपन जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे युद्ध है। जैसे ही अंग्रेजों ने संधियां करना प्रारंभ की, राजस्थान से युद्ध समाप्त हो गए। अब युद्ध समाप्त हो गए तो जो सामंत है वो एक सेना अपने पास रखा करते थे। तो सामंतों के द्वारा रखी जाने वाली जो सेना है वो सेना समाप्त हो गई और जितनी भी जो सेना थी वो सेना अंग्रेजों के द्वारा रखी जाने लगी। इस वजह से सामंत है वो अंग्रेजों से नाराज थे। और आर्थिक कारण में क्या देखें, जैसे अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के आने के साथ अपना जो व्यापार है वो सारा व्यापार ब्रिटिश इंडिया की तरफ चला गया। क्योंकि पहले जो राजस्थान है कि राजस्थान व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था, यानी व्यापार के बीच में मीडिएटर के रूप में काम करता था। जैसे ही अंग्रेज आए अपने जो सारे व्यापारी है वो ब्रिटिश इंडिया की तरफ चले गए। दूसरा है कि जो बाहरी जो वस्तुएं हैं या फिर जो विदेशी सामान है, तो विदेशी जो वस्तुएं हैं वो जैसे राजस्थान में आई तो उन विदेशी वस्तुओं की कीमतें बहुत कम होती है। तो कीमत कम होने के कारण लोगों के द्वारा जो विदेशी वस्तुएं वही खरीदी जाने लगी, जिस वजह से जो घरेलू उद्योग जो धंधे थे वो समाप्त हो गए। इससे क्या हुआ, तो घरेलू उद्योग धंधे थे, घरेलू उद्योग समाप्त हो गया। और घरेलू उद्योग समाप्त हुआ तो इससे बेरोजगारी के अंतर्गत वृद्धि हुई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई। जैसे घरेलू जो उद्योग है वो समाप्त हो गए, जैसे घरेलू उद्योग समाप्त हुए तो बेरोजगारों की जो संख्या है उसके अंतर्गत वृद्धि हुई। पहले तो सैनिक बेरोजगार हो रहे थे, अब जो जनमानस है वो भी बेरोजगार होने लगे। इसके साथ साथ ये हुआ कि अपनी जो कृषि है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जुड़ गई, जिस वजह से वस्तुओं की या फिर जो अनाज की कीमतें हैं उन कीमतों में अचानक से परिवर्तन होने लगा। और उन परिवर्तन को अपने जो किसान है वो समझ नहीं पा रहे थे, जिस वजह से कृषि के अंतर्गत भी नुकसान होना प्रारंभ हो गया। कृषि का वैश्वीकरण हो गया। कृषि का वैश्वीकरण जिससे क्या हो गया, भाई जो भी मूल्य है वो उचित नहीं मिलने, मूल्य नहीं मिल रहा था। इस वजह से किसान है वो परेशान थे। धार्मिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण में अपन देखें तो धार्मिक कारण में देखें ईसाई मिशनरी है, वो क्या कर रही थी, धर्म परिवर्तन करवा रही। जैसे अपन राजस्थान की जियोग्राफी पढ़ेंगे ना, एक अपना टॉपिक है राजस्थान की पॉपुलेशन, राजस्थान की जनसंख्या। तो उसमें अपन देखेंगे भी राजस्थान में सबसे ज्यादा ईसाई जो व्यक्ति है
तो वो ईसाई व्यक्ति जनजातीय क्षेत्रों में होंगे। ये जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ईसाई व्यक्तियों की संख्या है वो ज्यादा मिलेगी। क्यों ज्यादा मिलेगी? इस क्षेत्र के अंतर्गत जो जनजातियां हैं वो रहती थी, और अंग्रेजों ने जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत धर्म परिवर्तन है वो बड़े स्तर पे किया। जैसे धर्म परिवर्तन किया तो उनकी जो संख्या है उसके अंतर्गत वृद्धि हुई, और जो अपना जो स्थानीय जो धर्म था उन लोगों के अंतर्गत उनके खिलाफ है वो विद्रोह की भावना है वो उठी। उसके बाद में साहित्यिक कारण, तो इसके लिए मैं अलग से इस पे छोटा कर लेते। साहित्यिक कारण, साहित्यिक कारण, तो साहित्यिक कारणों में एक व्यक्ति थे सूर्यमल मिश्रण, मिश्रण नहीं है, सूर्यमल मिश्र। पुस्तक दी सतसई। तो जो वीर सतसई है उनके माध्यम से इन्होंने लोगों के अंतर्गत राजनीतिक जागरूकता या फिर जो स्वाभिमान की जागरूकता है वो बढ़ाने का कार्य किया। एक और व्यक्ति थे बांकी दास जी, उनकी पुस्तक थी आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। बांकी दास, इसकी पुस्तक थी आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। यानी इन ये जो साहित्य है इन साहित्यों के माध्यम से भी लोगों के अंतर्गत जागरूकता के अंतर्गत वृद्धि हुई। तो साहित्य कारण है उसमें सूर्यमल मिश्र ने जिनकी पुस्तक थी वीर सतसई, और बांकी दास है उनकी पुस्तक थी आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। अब देखो सैनिक कारण है, तो सैनिक कारण में क्या हो सकता है? सैनिकों के साथ पद और वेतन को लेकर भेदभाव था, पद व वेतन को लेकर भेदभाव हो रहा था। और तात्कालिक कारण है, ये तो आप लगभग सभी जानते हो कि भाई जो ब्राउन फील्ड राइफल है, ब्राउन फील्ड राइफल के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया? एनफील्ड राइफल का प्रयोग। और जो एनफील्ड राइफल है इसमें ऐसी अफवाह उड़ी थी कि भाई इसमें कुछ सुअर और गाय की जो चर्बी है उस चर्बी का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। वे ऐसा माना गया कि भाई तात्कालिक कारण में जो ब्राउन फील्ड राइफल है उनके स्थान पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया जिसमें सुअर और गाय की चर्बी थी। तो ये है क्रांति के कुछ कारण। ये जो कारण है ये जनरली अपन नहीं पढ़ते, ये अपन जो मेंस एग्जाम होता है या फिर जिस सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उन सब्जेक्टिव एग्जाम के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। वर्तमान समय में स्टेटमेंट के रूप में इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में कारण हो गए, कारण के बाद में अपन पढ़ लेते हैं परिणाम। परिणाम, तो इस क्रांति से परिणाम क्या हुआ? परिणाम यानी परिणाम पूछे या फिर प्रभाव पूछे, दोनों बात एक। तो इससे राजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, सामंत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और जो जनता है उस जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? तो या तो राजा के ऊपर कुछ प्रभाव होगा, या फिर सामंतों के ऊपर कुछ प्रभाव होगा, या फिर जो जनता है उसके ऊपर प्रभाव होगा, या फिर जो आगे आने वाले जो राष्ट्रीय आंदोलन है उन राष्ट्रीय आंदोलनों के ऊपर कुछ प्रभाव होगा। तो राजा के ऊपर देखें तो भाई जो राजा है, राजाओं ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों के द्वारा इन्हें संरक्षण दिया गया। और जो सामंत है इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया था, इसलिए सामंतों की जो शक्तियां हैं इन शक्तियों को कम किया गया, इन शक्तियों को कम किया। जो जनता है, तो अंग्रेजों ने जो राजा और जो जनता है
इनके संबंध को तोड़ने के लिए एक योजना आई थी, वॉल्टर योजना। वॉल्टर योजना जो कि आई थी 1969 ईस्वी में। और इसी योजना के तहत 1975 ईस्वी के अंतर्गत एक कॉलेज बनाया गया जिसको कहते हैं मेयो कॉलेज। तो वॉल्टर योजना क्या थी कि भाई जो राजा है और जो सामान्य जनता है उनके जो भी बच्चे होंगे वो एक साथ नहीं पढ़ेंगे। राजाओं के लिए पढ़ने के लिए अलग व्यवस्था होगी और बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था होगी, जो सामान्य तबके से आते हैं उनके लिए। तो इससे क्या हुआ, तो इससे हुआ ये कि भाई जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता के पास जब शिक्षा आई तो शिक्षा के साथ साथ आती है जागरूकता। तो जब शिक्षा आई तो शिक्षा आई तो जागरूकता आई, और जागरूकता आई तो हमारा जो अगला जो राष्ट्रीय आंदोलन था उस राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो जनता में शिक्षा आई, शिक्षा से जागरूकता आई, जागरूकता से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। जैसे जैसे अब अपने जो स्वतंत्रता सेनानी उसमें अर्जुन लाल सेठी है, अर्जुन लाल सेठी है, जमुना लाल बजाज है, जय नारायण व्यास है। तो ये व्यक्ति जैसे पढ़े तो इनके अंतर्गत शिक्षा आई, इनमें जागरूकता आई और इन्हें लगा कि हम क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों का मुकाबला है वो नहीं कर पा सकते। इस वजह से इन्होंने जो दूसरा जो राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन का जो फेज है या फिर प्रजामंडल आंदोलन है, वो प्रजामंडल आंदोलन कहीं ना कहीं क्रांति की ही देन है या फिर क्रांति के कारण ही उपज हुई, क्योंकि क्रांति के कारण जो शिक्षा व्यवस्था की गई उससे समाज है वो शिक्षित हो गया, जिस वजह से उन्होंने आगे क्रांति न करके एक आंदोलन के रूप में लोगों को जागरूक करने का वो कार्य किया था। उसके बाद में इसकी प्रकृति पूछा जाए कि भाई प्रकृति कैसी थी, तो इसमें कुछ व्यक्तियों का मानना है कि भाई ये सैनिक विद्रोह था, कुछ व्यक्तियों का मानना है कि भाई ये धार्मिक विद्रोह था, धार्मिक विद्रोह था, कुछ व्यक्तियों का मानना है कि ये धार्मिक विद्रोह न होकर ये तो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। तो जो अंग्रेजों का मानना था कि भाई ये एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि भाई जो ब्राउनफील्ड राइफल है तो ब्राउनफील्ड राइफल के स्थान पे जब एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया तो उससे सैनिक है वो नाराज हो गए और सैनिकों ने क्रांति कर दी, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत असैनिक तत्व भी शामिल थे, असैनिक तत्व भी शामिल थे। जैसे जैसे जो अपन टॉक में पढ़ते हैं कि भाई मोहम्मद मुजिम की पुस्तक जो आजमाइश है उससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसके अंतर्गत कुछ जो सामंत वगैरह है वो भी इसके अंतर्गत शामिल थे। कुछ मानते हैं कि भाई जो ईसाई मिशनरी है वो इनका धर्म परिवर्तन करवा रही थी, जिस वजह से इन्होंने आंदोलन क्रांति कर ली, परंतु ये भी तथ्य सही नहीं है, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी है इसका प्रभाव राजस्थान में इतना प्रभाव था नहीं। इसका मुख्य रूप से प्रभाव भारत में देखा जाए तो भारत में बंगाल साइड में जाता था, राजस्थान में इसका प्रभाव नहीं था। तो ये इस क्रांति को क्या नाम दे, तो ये थी अपनी राजस्थान का या फिर भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। एक व्यक्ति है नाथूराम खड़गावत, नाथूराम खड़गावत, उनकी एक पुस्तक है रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857। तो इस पुस्तक के अंतर्गत नाथूराम खड़गावत लिखते हैं कि भाई ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, क्योंकि जो सभी व्यक्ति है वो या तो नाना साहब या फिर जो बहादुर शाह जफर है उनके प्रति वफादारी रख रहे थे और अंग्रेजों के प्रति इनमें विद्रोह की भावना थी, इसलिए ये राष्ट्रीय विद्रोह था। एक अंग्रेजी अधिकारी था आईटी प्रिचार्ड, तो आईटी जो प्रिचार्ड है ये भी कहता है कि भाई पहले तो ये एक दूसरा सैनिक विद्रोह था और बाद में ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तन हो गया था। कुछ गड़बड़ है? नहीं, ठीक है। अब इस क्रांति का जो लास्ट टॉपिक है, जिसमें एक दो सवाल पूछा जाता है कि भाई क्रांति है वो नसीराबाद से ही क्यों हुई? किसी अन्य स्थान से भी तो प्रारंभ हो सकती थी, नसीराबाद से ही क्यों हुई? दूसरा पूछा जाता है कि भाई क्रांतिकारी ने अजमेर पे अधिकार क्यों नहीं किया? सारे व्यक्ति क्रांति करने के बाद दिल्ली की तरफ क्यों जा रहे थे, अजमेर पे अधिकार क्यों नहीं किया? तो नसीराबाद से क्रांति इसलिए हुई थी कि जो 15वीं नेटिव जो इन्फेंट्री थी वो उस समय मेरठ से आई थी। अपन देखते हैं कि भाई सबसे पहले जो क्रांति है वो मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में होती है, फिर दिल्ली की तरफ आते हैं व्यक्ति और बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाते हैं और 15 अगस्त या 11 अगस्त के आसपास एक आजमगढ़ घोषणा की जाती है। उस आजमगढ़ घोषणा के बाद में वो क्रांति है वो प्रारंभ हो जाती है। तो जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है इसके जो सैनिक है वो मेरठ से आए थे, ये मेरठ से अजमेर आए थे और जैसे ही अंग्रेजों को क्रांति की खबर लगी इन्होंने अजमेर से इन्हें नसीराबाद भेज दिया और नसीराबाद भेजने के बाद में इनको जो हथियार है वो हथियार जमा कराने के लिए कहा, हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया। तो इनको जब हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया तो इन्होंने हथियार जमा न करवा के इन्होंने क्रांति कर ली थी। तो पहली बात है भाई अजमेर से नसीराबाद से ही क्रांति क्यों प्रारंभ हुई? क्योंकि जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो मेरठ से आई थी और इन्हें क्रांति के बारे में जानकारी थी, अजमेर में आई थी और उसके बाद में इनको नसीराबाद भेज दिया गया जहां इनको हथियार जमा करवाने के लिए कहा। उसके बाद में कि भाई क्रांतिकारियों ने अजमेर पे अधिकार क्यों नहीं किया? तो पहली बात क्रांति का मुख्य जो केंद्र है वो अजमेर न होकर दिल्ली था, अजमेर न होकर क्या था, दिल्ली था। और जितने भी जो विद्रोही है इन विद्रोहियों के पास लूट का धन भी था, लूट का धन था, इनके पास महिलाएं थी, इनके पास बच्चे भी थे। तो ये अजमेर जाके अपना समय गंवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये अजमेर जाते तो इन्हें अधिक समय लगता और अजमेर की सुरक्षा तोड़ना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पहले से जो सेना है वो थी और एक ईसा से यूरोपियन यूनियन है वो भी आ चुकी थी, यूरोपियन यूनियन। इस वजह से इन्होंने अजमेर के ऊपर अधिकार नहीं करके ये दिल्ली की तरफ गए थे। इसमें एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई इनका प्रतीक क्या था क्रांति का? तो प्रतीक में लिखा जाता है या तो रोटी थी या फिर गुलाब का, सॉरी कमल का फूल था, कमल का, और क्या थी, रोटी। तो ये थी अपनी 1857 की क्रांति। कल जैसे ही अपन अगला टॉपिक जैसे किसान आंदोलन प्रारंभ करेंगे तो किसान आंदोलन प्रारंभ करने से पहले 10 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट में मैं क्रांति पूरी एक बार आपको रिवीजन करवा लूंगा। आप कहो तो मैं अभी भी रिवीजन करा लूं, पर अब समय सीमा से परे जा चुके हैं। जैसे ये क्लास पूरी होती है इसके क्लास के जस्ट बाद राजस्थान जियोग्राफी की क्लास है, तो इस वजह से आज की जो समय सीमा है वो यहीं पे समाप्त होती है। कल से अपन जो नेक्स्ट क्लास है जिसके अंतर्गत राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उन किसान आंदोलनों के बारे में विस्तृत में पढ़ेंगे और उससे पहले जो क्रांति है उस क्रांति को अपन रिवीजन कर लेंगे। आप कहोगे तो मैं साप्ताहिक रूप से जो PYQ है वो ले आऊंगा। यदि आप कहो कि भाई एक चैप्टर पूरा होने के बाद में उसके PYQ करवा दो तो जैसा आपका जो कमेंट होगा उस कमेंट के हिसाब से अपन कल ही जो PYQ है उसको डिस्कशन कर लेंगे और 1857 की क्रांति इसी के साथ अपनी समाप्त होती है।